यह घटना आज से करीबन 20 साल पहले की है। मुझको आज भी अच्छे से याद है। इस घटना को मैं चाहकर भी भूल नहीं सकती। मैं जिस विद्यालय की शिक्षिका हूं, उस विद्यालय के पास ही एक आंगनबाड़ी हुआ करता था। काफी पुराना जर्जर सा था, इसलिए वो हमेशा बंद ही रहता था और किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। मेरे विद्यालय के भूतपूर्व 5वीं कक्षा के विद्यार्थी वे सभी विद्यालय के अवकाश के बाद वहां खेला करते थे। उस आंगनबाड़ी में जाने की मनाही थी, इसलिए उसके पास भी नहीं जाते थे। शनिवार को विद्यालय सुबह के 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक लगता था। उस दिन भी शनिवार का दिन था, इसलिए दोपहर 1 बजे सबको अवकाश दिया गया था और हर दिन की तरह वे सभी अपने घर जाने के पहले वहां खेलने लग गए और मैं विद्यालय के कुछ जरूरी कामों में व्यस्त हो गई। बाकी सभी अपने अपने घर जा चुके थे। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 9 थी और वे सभी वहां खेला करते थे और उसमें से 8 बच्चे मेरे ही गांव, मेरे ही घर के आसपास में रहते थे, पर एक बच्चा मेरे गांव के पास के गांव में रहता था। उस दिन वह विद्यालय नहीं आया था। यह उसकी अच्छी किस्मत कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। वो 8 बच्चे और मैं वहीं रुके। सभी बच्चे खेलने में व्यस्त और मैं काम में। वो खेलते खेलते कब उस आंगनबाड़ी के करीब पहुंच गए मुझको पता ही नहीं चला, पर आंगनबाड़ी पास होने के कारण उन सब की आवाज मुझको स्पष्ट सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उनमें से सभी बच्चे बहुत ही शरारती थे और वो सब खेलते खेलते उस आंगनबाड़ी के अंदर जा चुके थे। कुछ देर बाद सभी बच्चों की आवाजें सुनाई देना भी बंद हो गई। मुझको लगा कि दूर जाकर खेल रहे होंगे और फिर ध्यान नहीं दिया। बहुत समय बीत जाने के बाद मुझको डर लगने लगा और मैं अपने काम छोड़ बाहर निकल आई और उनको ढूंढने लगी। जब आंगनबाड़ी के करीब पहुंची तो मुझको रोने की आवाज सुनाई दी। मैं घबरा गई। मैं समझ गई थी कि वे सभी अंदर गए हैं। मैं बिना समय गंवाए उनके पास उस आंगनबाड़ी के अंदर गई और वहां उन बच्चों को देख मेरे तो होश ही उड़ गए। वे सब वहां नीचे बैठे रो रहे थे और एक बच्चा नीचे बेहोश पड़ा था। मुझको कुछ समझ नहीं आया और मैं तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाई और सब बच्चों को बाहर लेकर आ गई। हम सब विद्यालय के अंदर आ गए थे। मैंने उस बच्चे को होश में लाया, पर होश में आते ही वो उठकर रोने लगा। मैं बहुत डर चुकी थी, इसलिए मैं तुरंत एक बच्चे को कहकर उसके पापा को बुलाने भेज दिया। उसके पापा आए और उसे लेकर घर चले गए। उसके बाद मैं विद्यालय बंद कर बाकी सब बच्चों के साथ घर आ गई। शाम के 4 बज चुके थे। मैं वहीं सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी पास में रहने वाला एक मेरा विद्यार्थी, जो उस समय उनके साथ ही खेल रहा था, भागते हुए मेरे घर आया और कहा कि चलो, नंदकिशोर को कुछ हो रहा है। मैं कांपते हुए उस बच्चे के घर गई। मैंने देखा वो बच्चा बिल्कुल ठीक एक कमरे में बिछी चारपाई पर बैठा कुछ खा रहा था और पास में उसकी मां बैठी रो रही थी। मैं समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। देखने में सब तो ठीक था, फिर क्यों उसकी मां रो रही थी? मैंने बाहर निकालकर उसकी मां से पूछा कि क्या हुआ है। नंदकिशोर तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप क्यों रो रही हैं? उसकी मां ने जो बताया सच मानिए। वो सुनने के बाद किसी के भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे। मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं भागते हुए अपने घर पहुंची और किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप अपने काम में लग गई। खाना बनाते समय मेरी मां ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है सतकुमार के बेटे को। मैंने विद्यालय से लेकर शाम तक की सारी घटना उनको बताया। वो भी सुनकर चुप हो गई थी। अगले दिन रविवार की सुबह नंदकिशोर को पास के एक गांव में एक पंडित के पास लेकर गए और उनको सारी घटना बताई। मैंने शनिवार की शाम को नंदकिशोर जब चारपाई पर बैठा कुछ खाते हुए देखा था, तब उसकी मां को पूछा तो उन्होंने कहा कि नंदकिशोर उनके ही घर के मुर्गे का गला मरोड़कर उसको काटने लगा और उसके टुकड़े को खाने लगा। ये सारी बात भी पंडित को बताया गया। पंडित ने उस बच्चे के जन्म की कुंडली देखी और कहा कि बच्चा शीतल छाया का है। शीतल छाया के बारे में मुझको कुछ ज्यादा समझ तो नहीं है, बस इतना पता है कि इस छाया के लोगों को बुरी नजर बहुत जल्दी लगती है। पंडित जी उस बच्चे को वहां के अंदर हुई घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब सब खेल रहे थे तब वह अंदर से किसी की आवाज सुनकर वह अंदर गया। उसे अंदर एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी रोती हुई दिखी और उसे अपने पास बुला रही थी। वह पास जाकर उस बच्चे का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। तभी वह औरत बहुत जोर से हंसने लगी
और उसका बच्चा नंद किशोर की हाथ में जोर से काटकर वहां से गायब हो गया और वो बेहोश हो गया। ये सब सुनने के बाद पंडित जी ने सोमवार की सुबह सबको दोबारा आने को कहकर घर जाने के लिए कहा और कहा कि शाम होते ही उसे सुला दिया जाए। सबने हामी भरी और अपने घर को आ गए। ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। सबने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी थी। अगली सुबह सोमवार का दिन था। विद्यालय में छुट्टी दे दी गई थी। पंडित जी के कहे अनुसार सब नहाकर उनके पास जाने की तैयारी करने लगे। कुछ समय बाद वही पंडित जी एक बुजुर्ग महिला को साथ लिए गांव की ओर आते हुए दिखे। नंद किशोर के पापा उन लोगों को आते देख घबरा गए और उनको अपने घर ले गए। घर पहुंचकर पंडित जी ने नंद किशोर को बाहर जाकर खेलने को कहा। उसके जाने के बाद नंद किशोर के पापा को यह सब देखकर रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप यहां कैसे आ गए। पंडित जी ने बताना शुरू किया। कल सबके घर चले जाने के बाद वो कुछ देर इस सब के बारे में सोच ही रहे थे कि वही बुजुर्ग महिला उनके पास पहुंची और उनको उस आंगनबाड़ी में रहने वाली उस औरत और उसके बच्चे के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि जब वह 11 साल की थी तब उसके गांव में एक औरत थी, बहुत ही सुंदर और सुशील थी। कद काठी, रंग सब कुछ अच्छा था। उसकी सुंदरता से गांव के सभी पुरुष मोहित थे। इतनी आकर्षित करने वाली स्त्री सबको भांति है। कौन ना चाहे ऐसी मनमोहनी से बातें करना। परंतु सबको उसकी एक बात खलती थी कि वो शादीशुदा तथा एक बच्ची की मां थी और एक बार पुनः 8 महीने की गर्भवती थी। उसके परिवार में वो, उसका पति, उसकी सास, ससुर और उसकी एक बेटी रहते थे। काफी खुशहाल परिवार था। सास ससुर से कोई शिकायत नहीं, न पति से कोई शिकायत, और तो उसको भी बहू से बेटी बना लिया गया था। इससे बड़ी खुशी और क्या होती उसके लिए। उसका पति पास के शहर में नौकरी करता था। वह औरत भी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसके सास ससुर और उसका पति भी यही चाहते थे कि वो भी कुछ करे। एक दिन उसने बताया कि पास के गांव के आंगनबाड़ी में उसे बच्चों की देखभाल के लिए रखा गया है। बच्चों से लगाव होने के कारण वह मना नहीं की और तैयार हो गई। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सबने उसके चरित्र के बारे में तरह तरह की बातें, अफवाह फैलाई, पर इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कहता है। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। गांव का सरपंच भी उससे मोहित था और उसको बुरी नजर से देखता भी था। ये नौकरी मिलने पर उनके परिवार से ज्यादा खुश था, तो वो सरपंच था, उसे लगा यह एक अच्छा अवसर है उसके करीब जाने का। वह रोज सुबह को निकल जाती पास के गांव उस आंगनबाड़ी के लिए और शाम को वापस घर आ जाती। कभी कभी वह सरपंच उसे आंगनबाड़ी छोड़ देने की जिद करता, पर वह मना कर देती। सरपंच कभी रास्ते में तो कभी आंगनबाड़ी में उसकी प्रतीक्षा करता, पर वो थी कि उसकी ओर देखती भी नहीं थी। ये बात सरपंच को बहुत खटती थी। ऐसा ही चलता रहा और वह दिन भी आ गया जब वह एक छोटे से प्यारे से बच्चे को जन्म दी। परिवार में और खुशहाली छा गई। सरपंच भी बधाई देने उनके घर जा पहुंचा। ये बात सबको थोड़ी अजीब लगी, पर किसी से ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद जब वह पूरी तरह ठीक हो गई तो अपने बेटे को साथ लेकर ही आंगनबाड़ी जाने लगी। हर रोज की तरह एक दिन भी वह अपने बेटे को साथ गोद में लिए पैदल जा रही थी कि रास्ते में उसे सरपंच दिखा। वह थोड़ी सहमी आगे बढ़ गई, पर वह जितनी तेज होती वह सरपंच भी उसके पीछे पीछे चलता जाता। वह आंगनबाड़ी पहुंचकर थोड़ी निश्चिंत हुई थी कि वह सरपंच को सामने देख घबरा गई। सरपंच उसे अपने करीब खींचने लगा। तभी उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए धक्का लगाया और अंदर की ओर भागी। थप्पड़ को अपना अपमान मानकर सरपंच ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और आंगनबाड़ी के अंदर जाकर अपने अपमान का बदला लेने उस औरत के कपड़े उतारने लगा। यह सब देख उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से मना किया, पर वह नहीं माना। उसने उस औरत को निर्वस्त्र कर दिया और पूरे गांव में यह बात फैला दिया कि वह औरत उसे विवाह करने को जिद करने लगी और मना करने पर उसने स्वयं को निर्वस्त्र कर लिया। यह सब करने के बाद वह सरपंच गर्व से अपने घर लौट गया। उसे लग रहा था कि उसने अपने अपमान का बदला ले लिया। जब यह बात उस औरत के परिवार पे पता चली तो सब आंगनबाड़ी जा पहुंचे। वहां उनकी बहू की दुर्दशा देख सबको सारी बातें समझ आ गई थी। उससे सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि यह सब उसके साथ किसने किया। उसका पति उसे ढंक कर अपने घर ले जाने लगा। उस नवजात शिशु को उसकी दादी ने गोद में उठा लिया और सभी घर चले गए। उस औरत ने ना किसी से बात की, ना किसी से नजरें मिलाई।
सब सच जानने के बावजूद भी उस सरपंच का कोई कुछ नहीं कर सका। वह तब भी आजाद और गर्व से रहने लगा। कुछ महीनों बाद वह ठीक हो चुकी थी और एक दिन वह अपने उस बच्चे और अपनी 11 साल की बेटी के साथ आंगनबाड़ी गई। उसको उसके साथ हुई सारी घटना याद आने लगी, जिसे वह हर रोज भुलाने की कोशिश करती थी। कुछ समय ही हुआ था कि वह सरपंच आ पहुंचा, लेकिन किसी को भी उसके आंगनबाड़ी जाने का पता नहीं चला। आंगनबाड़ी के भीतर वह औरत अपने बच्चों के साथ थी। तभी उस सरपंच ने आंगनबाड़ी में केरोसिन डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते आग चारों ओर फैल गई। भीतर तीनों को इस साजिश की भनक तक नहीं थी और बाहर आग की लपटें उठने लगी। धीरे धीरे आग आंगनबाड़ी को निगलने लगी। आसपास के गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आंगनबाड़ी के साथ अंदर एक परिवार भी जल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि जब आग आंगनबाड़ी को निगल रही थी, तब भीतर से तीनों में से किसी भी आवाज नहीं आई, ना चीखने चिल्लाने की, ना मदद मांगने की। उधर उस गांव में सभी उन तीनों मां बच्चों की खोजबीन करने लगे। उसके पति की हालत भी बिगड़ चुकी थी। हर जगह ढूंढ लेने के बाद भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। 1-2 दिन बीत जाने के बाद गांव वालों को लगने लगा कि वह अपने बच्चों को लेकर कहीं चली गई होगी भला। इतना अपमान सहन कर सकने की क्षमता किस में होती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सब उस घटना को भूलने लगे। कुछ साल बाद उस आंगनबाड़ी में सरपंच को मृत अवस्था में पाया गया। सबने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी। सबको ये लगा कि हो न हो सरपंच ही उन तीनों को आंगनबाड़ी में जलाकर मार डाला। इसलिए अब उसकी आत्मा सरपंच को मारकर अपना बदला ली। तरह तरह की बातें, अफवाह फैलने लगी थीं। इतना कहकर को वृद्ध महिला चुप हो गई। अब सभी समझ चुके थे कि आंगनबाड़ी में कौन थी। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।